हेलो एवरीवन, आईएएस प्रेप में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपने लेखपाल की डेली प्रैक्टिस सेट 6 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। 1885 के बंगाल टेनेंसी एक्ट के उस विशिष्ट प्रावधान को क्या कहा जाता है जिसने 12 वर्षों तक निरंतर भूमि जोतने वाले काश्तकार यानी कि किसानों को सुरक्षा प्रदान की और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले के कृषि ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? अधिरोपण अधिकार, अधिभोग अधिकार यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट्स, पट्टा हस्तांतरण अधिनियम, इजारादारी अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। है ना? 12 सालों तक निरंतर भूमि जोतने वाले काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान की और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के कृषि ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ठीक है, इस प्रावधान को कहा जाता है ऑक्यूपेंसी राइट। है ना? ऑक्यूपेंसी राइट होता क्या है कि जो किसान 12 साल से लगातार किसी भूमि को जोत रहे थे, उनको, स्पेशली उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र के, उनको कृषि में स्थिरता लाने के लिए और उनके शोषण को रोकने के लिए और जमींदारों की मनमानी पूर्वक बेदखली को रोकने के लिए या उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई किसानों को इस अधिनियम के तहत। है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। अवध के आर्थिक और सामाजिक इतिहास के संदर्भ में 1921 के अवध रेंट संशोधन अधिनियम द्वारा सांविधिक काश्तकार के लिए कार्यकाल की अवधि के संबंध में क्या प्रावधान किया गया था? ठीक है, ऑप्शन देखिए आप लोग एक बार। कार्यकाल को 7 वर्ष तक सीमित किया गया, कार्यकाल को 12 वर्ष तक किया गया, काश्तकारों को आजीवन कार्यकाल प्रदान किया गया, भूमि पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार दिया गया या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा काश्तकारों को आजीवन कार्यकाल प्रदान किया। देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अवध रेंट संशोधन अधिनियम ये था किसका? ये 1921 में इसका संशोधन हुआ था। ये ओरिजिनली 1886 के पुराने अधिनियम का ही संशोधित रूप था। इसके तहत 7 वर्षीय सीमा को समाप्त कर सांविधिक काश्तकारों को आजीवन कार्यकाल दे दिया गया। ठीक है, हालांकि उनके पास अभी भी भूमि के हस्तांतरण या उत्तराधिकार के अधिकार नहीं थे, लेकिन इसने किसानों के बड़े विद्रोह के बाद कुछ सुरक्षा किसानों को प्रदान करी। ठीक है, या जो टेनेंट्स थे उनको कुछ सुरक्षा प्रदान करी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश प्रशासनिक अभिलेख और इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले को वहां के उन्नत कृषि प्रसंस्करण और चीनी उत्पादन के कारण भारत का जावा की उपाधि दी गई? सहारनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बरेली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जावा किसको कहा जाता है? किसको बोला गया? गोरखपुर को। ठीक है, देखिए, ऐतिहासिक डेटा के अनुसार 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गोरखपुर जिले, जिसमें अभी का देवरिया भी शामिल था, उसको चीनी मिलों की प्रचुरता और उच्च उत्पादकता के कारण भारत का जावा कहा जाता था। ठीक है, और ये संयुक्त प्रांत यानी कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है उसकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20वीं पशुधन गणना, ठीक है, जो 2019 में हुई थी, इसके आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल भैंसों की आबादी का लगभग कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? ठीक, इंडिया में टोटल जितनी भी भैंस है उसका कितना भारत उत्तर प्रदेश में मिलता है? यह है 30.04%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या कितनी है? 33 मिलियन है। और भारत में कुल कितनी है भैंसों की आबादी? 109.85 मिलियन, जो कि उत्तर प्रदेश में कितनी है? 30.04%। है ना? और उत्तर प्रदेश भैंसों की संख्या में देश में पहले स्थान पर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का परसेंट सबसे कम दर्ज किया गया है? यानी कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है? ठीक है, तो ये है आपका श्रावस्ती। ये देखिए, श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे कम नगरीकृत जिला है, जहां नगरीय जनसंख्या कितने परसेंट है? सिर्फ 3.46%। इसके बाद कौन सा है? कुशीनगर 4.72। फिर क्या है? महाराजगंज। आप ये देख सकते हैं कि यूपी का मैप है, यहाँ पे हम लोकेशन देख सकते हैं। ये देखिए, ये श्रावस्ती है, ठीक है, ये कुशीनगर है और ये है महाराजगंज। है ना? श्रावस्ती में सबसे कम है, ये देखिए श्रावस्ती में सबसे कम है। इसके बाद फिर क्या है? कुशीनगर, है ना, ये देखिए आपका कुशीनगर, और फिर तीसरे पे क्या था? महाराजगंज। ये याद रखिएगा लोकेशन आप। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गोवंश को पालने वाले किसान या पशुपालक को अब प्रतिदिन कितनी धनराशि प्रति पशु प्रदान की जाती है? 30 रुपए, 50 रुपए, 45 रुपए, 60 रुपए, उपयुक्त में से कोई नहीं। कितनी प्रदान की जाती है? 50 रुपए प्रदान की जाती है। ठीक है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 30 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया? 50 रुपए कर दिया। ठीक है, और ये जो योजना है मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, ये 2019 में लाई गई। इसके पहले 2018 से गोवंश संरक्षण के लिए बहुत सारे काम चल रहे थे, लेकिन उसी को थोड़ा सा और परिवर्तित करके उसका स्वरूप 2019 में मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना कर दी गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य राज्य में निराश्रित गायों का संरक्षण सुनिश्चित कराना है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो निर्णय प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा 60 दिन। अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2000 होता क्या है? जिसको पता हो वो कमेंट करके बताएं। देखिए, जनहित गारंटी अधिनियम जो होता है ये राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को बेहतर सरकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था, ताकि जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनको फाइलों में ना फंसाए रखें, है ना, भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, उनकी समस्या का निवारण तुरंत किया जा सके। इसके लिए ये लाया गया था जनहित गारंटी अधिनियम, है ना। तो इसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति पहले अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता था? 60 दिन के भीतर। ये देखिए, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 7 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील 60 दिनों के भीतर की जा सकेगी। ठीक है, और यह अधिनियम सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदान करने की गारंटी देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह निर्दिष्ट करती है कि अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि मांगी गई जानकारी भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित ना हो? धारा 20, धारा 24, धारा 26, धारा 28 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? ये क्या होगा? धारा 24। देखिए, आरटीआई अधिनियम 2005 की, आप तो ये भी याद रखिएगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 का है। ठीक है, इसकी धारा 24 के तहत दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध खुफिया और सुरक्षा संगठनों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचनाएं इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में किस वैज्ञानिक खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश का प्रकीर्णन, विद्युत बल्ब का आविष्कार, रेडियो धर्मिता की खोज, पौधों में संवेदनशीलता, परमाणु विखंडन? उत्तर बताइए इसका कमेंट में। इनको भौतिकी का नोबेल दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, भारत में जिसको पता हो ये कमेंट करके बताइए कि भारत के कितने लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ये देखिए, सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके शोध के लिए जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? रमन प्रभाव भी कहते हैं। और इनकी महान उपलब्धि की याद में भारत में हर साल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेटा, 28 फरवरी को ये पूछा भी जाता है डायरेक्ट कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, है ना। देखिए, भारत अभी तक कुल 12 भारतीयों को, जिसमें भारतीय और भारतीय मूल के दोनों लोग शामिल हैं, अब तक 12 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ठीक है, उनकी कृति गीतांजलि के लिए। ठीक है, और अभी लेटेस्ट कमेंट करके बताइए किसको दिया गया है, जिनको 2019 में दिया गया था, नाम बताइए उनका। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे माना जाता है, जिन्होंने इसरो की नींव रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, इसरो की नींव रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। ठीक है, इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, और वर्तमान में इसके हेड कौन है? कमेंट करके बताइए, वर्तमान में इसके हेड कौन है? अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके एग्जाम में हिंदी जो आएगी उसमें पत्र भी आएंगे, है ना, तो ये उसी का क्वेश्चन है। अर्धशासकीय पत्र के बारे में कौन सा असत्य है? इसका प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के बीच औपचारिक सलाह या विचार विमर्श के लिए किया जाता है। यह पत्र सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय, श्री या आदरणीय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। पत्र के अंत में आपका या शुभेच्छु का प्रयोग होता है, ना कि भवदीय का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से असत्य है, यह पत्र सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये गलत है। यह पत्र सदैव व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। ठीक है, ये पत्र होते औपचारिक हैं, लेकिन इनकी जो भाषा होती है वो अनौपचारिक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। देखिए, अर्धशासकीय पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है और इसमें उत्तम पुरुष जैसे कि मैं या मुझे का प्रयोग किया जाता है, ना कि अन्य पुरुष शैली का। ठीक है, और देखिए अन्य पुरुष शैली का प्रयोग औपचारिक शासकीय पत्रों में किया जाता है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? अर्धशासकीय पत्रों की। अब हम आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना, जिसको हम नोटिफिकेशन भी कहते हैं, इसको अनिवार्य रूप से किसमें प्रकाशित किया जाना आवश्यक है? इसको उत्तर प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। अधिसूचना एक विधिक दस्तावेज होती है जिसे वैधानिक रूप देने के लिए राजपत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसके बिना इसे आधिकारिक नियम या सूचना के रूप में लागू नहीं माना जा सकता है। जब किसी मंत्रालय या कार्यालय द्वारा एक ही सूचना या निर्देश अपने अधीन कार्यरत अनेक विभागों अथवा अधिकारियों को एक साथ संप्रेषित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब किसी मंत्रालय या कार्यालय द्वारा एक ही सूचना या निर्देश अपने अधीन कार्यरत अनेक विभागों अथवा अधिकारियों को एक साथ भेजा जाता है तो उसको कहते हैं परिपत्र। ठीक है, परिपत्र वो पत्र होता है जो कि एक ही सूचनाओं को एक साथ कई प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको गश्ती पत्र भी कहते हैं। आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गश्ती पत्र किसको कहते हैं? 5 ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा आपको शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, परिपत्र को बोलते हैं गश्ती पत्र भी। शासकीय पत्राचार में पृष्ठांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पृष्ठांकन यानी कि एंडोर्समेंट, इसका अर्थ होता है मूल पत्र को उसकी प्रविष्टि के साथ किसी अन्य संबंधित विभाग को सूचना या कार्यवाही के लिए भेजना। देखिए, एंडोर्समेंट तब किया जाता है जब किसी प्राप्त पत्र या मूल पत्र को सूचना, मार्गदर्शन या आवश्यक कार्यवाही के लिए किसी अन्य विभाग या अधिकारी को भेजा जाता है। इसमें पत्र के नीचे ही प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, है ना, और फिर किसको किसको जाएगा वहां पे 1, 2, 3 ऐसे करके लिखा होता है उनका नाम। ठीक, ऐसे लिख के हस्ताक्षर करके भेज दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्यालय आदेश के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? इसका प्रसार हमेशा बाहरी संस्थाओं या जनता के लिए होता है। इसमें संबोधन जैसे महोदय और स्वनिर्देश जैसे भवदीय का अनिवार्य प्रयोग होता है। या केवल आंतरिक प्रशासन जैसे नियुक्ति, स्थानांतरण या दंड संबंधी सूचनाओं हेतु प्रयुक्त होता है। या सदैव अर्धशासकीय शैली में लिखा जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, कार्यालय आदेश के बारे में क्या सही है? या केवल आंतरिक प्रशासन जैसे नियुक्ति, स्थानांतरण या दंड संबंधी सूचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। कार्यालय आदेश मतलब उस कार्यालय के अंतर्गत ही जितनी सूचनाओं का प्रसारण करना होगा, ठीक, किसी का ट्रांसफर करना होगा, किसी पे कुछ फाइन लगा होगा, है ना, या किसी की नियुक्ति करनी है, उसका डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो ये सारी चीजें कार्यालय आदेश के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम चलते आगे। ये देखिए, आंतरिक प्रशासन के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग होता है। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश जैसे भवदीय का प्रयोग नहीं किया जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये मेनली वरिष्ठ से अधीनस्थ को ट्रांसफर होता है ना, इस वजह से इसमें भवदीय का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या सीधे और स्पष्ट निर्देशों के रूप में जारी किया जाता है, यानी कि एक ऑर्डर के फॉर्म में होता है ये, ठीक है, जो कि वरिष्ठ द्वारा अपने कनिष्ठ को भेजा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है हमारा आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक में, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की आएगी, उसमें एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन, ठीक है, तो ये उसका ही क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के राष्ट्रपति। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है? 2005 का, ये ईयर भी याद रखिएगा। इसकी धारा 32A के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है ना, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा शमन निधि, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का प्रावधान किया गया है? धारा 47 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख और प्राथमिक कारण क्या है? विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक शिकार, प्राकृतिक आवासों का विनाश, वायु प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग? जैव विविधता का ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश, ठीक है। ये PYQ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैव विविधता की कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश और विखंडन, जिसका रीजन क्या है? मानवीय गतिविधि, जैसे कृषि और शहरीकरण के कारण, है ना। जंगल साफ होते जा रहे हैं, कृषि के लिए जगह बनाई जा रही है, वहां घर बन रहे हैं, रोड बन रहा है, जिसकी वजह से जो जानवरों का प्राकृतिक आवास यानी कि जंगल है वो खत्म हो रहा है, इस वजह से उनकी संख्या भी कम हो रही है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सह अध्यक्ष कौन होता है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सह अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ना कि अध्यक्ष पूछा जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होता है जिला परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष, ठीक है। और अध्यक्ष कौन होगा? ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला अध्यक्ष, ये अध्यक्ष होंगे। और सह अध्यक्ष कौन होगा? जिला परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ठीक, सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से, ठीक, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क का आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ठीक, जिसको ह्यूगो फ्रेमवर्क के स्थान पर अपनाया गया है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलम में आयोजित COP30, तो आप ये याद रखिएगा कि COP30 कहाँ हुआ है? ब्राजील के बेलम में। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किस वैश्विक पहल का नेतृत्व किया जिसका उद्देश्य 2030 तक कृषि अपशिष्ट से मीथेन उत्सर्जन में कितने % की कमी करना है? 35% की कमी लाना है, ठीक है। भारत ने किस पहल का नेतृत्व किया ताकि कि मीथेन के उत्सर्जन में 35% की कमी लाई जा सके? यह सस्टेनेबल एग्री वेस्ट अलायंस सावा, याद रखिएगा इसको। ये देखिए, और ये COP30 हुआ कब था? नवंबर 2025 में हुआ था। इसके दौरान भारत ने सस्टेनेबल एग्री वेस्ट अलायंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो कृषि के अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के द्वारा उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए यूपी डिजिटल स्वामित्व अभियान 2.0 के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विवादित संपत्तियों के निपटान के लिए किस तकनीकी को अनिवार्य कर दिया गया है? ये कर दिया गया है ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल लेजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ पूरक समझौते के तहत भारत ने अगले 10 वर्षों में किस क्षेत्र में $50 बिलियन के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता का लक्ष्य प्राप्त किया है? यह है उच्च तकनीकी विनिर्माण और चिपसेट में, ठीक है। ये देखिए, दिसंबर 2025 के पूरक समझौते में EFTA देशों ने भारत के सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने पर विशेष सहमति व्यक्त की है, ठीक है, यानी कि उच्च तकनीकी विनिर्माण और चिपसेट। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में घोषित PM कुसुम चरण 4 के संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार अब तक सोलर पंपों की स्थापना के लिए
क्लस्टर आधारित मॉडल में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया है? 40%, 45%, 50%, 60% या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चरण 4 के तहत कितना कर दिया गया है? 45% कर दिया गया है। ये देखिए, पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसकी शुरुआत की गई थी मार्च 2019 में। ठीक है, अब इसका चौथा चरण चल रहा है, जिसमें व्यक्तिगत के बजाय क्लस्टर मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सब्सिडी को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 45% कर दिया गया है। ये देखिए, कुसुम योजना के बारे में कुछ इसमें क्या है? सौर ऊर्जा प्रयोग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, कम लागत में बेहतर सिंचाई व्यवस्था करी जाएगी, ठीक, बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा, इसके द्वारा प्रदूषण नियंत्रण भी किया जाएगा, ठीक है, और आर्थिक स्वावलंबन। आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद G20 साउथ साउथ कोऑपरेशन के तहत भारत ने किस विशेष फंड में $100 मिलियन के योगदान की घोषणा की है? ये किया है अफ्रीकी स्वास्थ्य सुरक्षा बुनियादी ढांचा। ये देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा कि G20 की अध्यक्षता किसने की है? साउथ अफ्रीका ने की है, ठीक। और जब साउथ अफ्रीका को मिली तो भारत ने अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए अफ्रीकी स्वास्थ्य सुरक्षा बुनियादी ढांचा फंड की घोषणा की है। अब ये देख लेते हैं हम लोग कि G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं G7 में। G7 में देखिए फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूएस और यूके है, ठीक है। इसके बाद फिर जब इसमें रशिया भी ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? G8 बन जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर इतनी कंट्रीज जब इसमें और मिल जाती हैं, ठीक, ये देखिए, तो ये क्या बन जाता है? ये G20 बन जाता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये है कि मेन इसमें अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन है। इसके अलावा G20 में और कौन से मेंबर हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। अब ध्यान यहाँ पे ये रखिएगा कि G20 का मेंबर भारत है, ठीक है। भारत ना तो G8 का मेंबर है और ना ही G7 का मेंबर है, लेकिन G20 का है। और कौन सा? इसमें अफ्रीकन यूनियन है और यूरोपियन यूनियन है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार यानी कि स्टेट आर्काइव के संदर्भ में इसे प्रयागराज से लखनऊ किस वर्ष पूर्णतः स्थानांतरित किया गया था? ठीक, पहले ये कहाँ था? प्रयागराज में। लखनऊ कब स्थानांतरित किया गया इसको? 1973 में। किस लिए स्थानांतरित किया गया? प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस विशिष्ट तिथि को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना था? तिथि क्या थी? 31 दिसंबर 1976, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर 1976 को। कहाँ पे स्थित है ये? लखनऊ में, ठीक। और इसको विभिन्न साहित्यिक पुरस्कार भी प्रदान करता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध पाई डंडा लोक नृत्य के संदर्भ में कौन सा विवरण ऐतिहासिक रूप से सटीक है? ये गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है और मुख्य रूप से अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि पाई डंडा जो नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कौन करता है? अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये एक लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोक नृत्य है। और इसकी समानता गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया नृत्य से की जाती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, जिसको पूर्व में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती भी कहा जाता था, इसकी स्थापना लखनऊ में किस तिथि को की गई? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? 13 नवंबर 1963 को, ठीक है। ये देखिए, 13 नवंबर 1963 को संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में की गई। स्वायत्त शासी संस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी संस्थाएं जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर काम करती हैं, है ना, और ये अपना संचालन स्वयं करती हैं, अपने नियम स्वयं बनाती हैं, ठीक है। ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? स्वायत्त संस्थाएं कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसके आगे के टॉपिक्स खुशबू मैम कवर करेंगी। लीजिए मैम। थैंक यू मैम। आगे के टॉपिक आप मेरे साथ कवर करेंगे, जिसमें DI
और कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल ग्राम विकास के क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु से है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लग सकता है आपको, पर फिर भी इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। जो क्वेश्चन इजी लगते हैं उसे हम पढ़ते नहीं हैं और एग्जाम में जाके कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे शेर है कि बारहसिंगा है कि बाघ है, तो इसलिए इसका आंसर है बारहसिंगा। और जो बारहसिंगा होता है वो स्वैम्प डियर होता है, जो उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में बहुतायत में पाया जाता है। और उसको हमने देखा तो एक IUCN की रेड लिस्ट होती है, उसमें वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, अब IUCN क्या होता है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या स्थापना जो थी वो 1948 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। IUCN पे अलग से क्वेश्चन बनता है जो कि आपके एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे ही अगर पूछ ले कि राजकीय, आपने पशु बता दिया, ठीक है, राजकीय पशु बता दिया। अब अगर आपसे पूछ ले कि पक्षी कौन सा है और फल कौन सा है, पुष्प कौन सा है, तो ये क्या होंगे? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। फल जो है वो आम है, पुष्प जो है वो पलाश है और पक्षी जो है वो सारस है। सारस, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है पर फिर भी आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ही उत्तर प्रदेश और यूपी स्पेशल आपको रोज कराया जा रहा है। रोज प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है क्योंकि इस बार आपके लेखपाल के सिलेबस में यूपी स्पेशल का वेटेज 20 मार्क्स का है। तो 20 क्वेश्चन आने हैं और इसलिए यूपी स्पेशल पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। उत्तर प्रदेश में किए जाने वाले चौरसिया नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में एक चौरसिया नृत्य होता है, ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है जौनपुर की कहार समुदाय। जौनपुर के जो कहार समुदाय होते हैं वो चौरसिया नृत्य करते हैं और ये क्या कहते हैं, लोकगीत पे आधारित होता है। नृत्य गीत, पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं जिसमें ग्रामीण जीवन, ऋतु परिवर्तन और सामाजिक प्रसंगों के बारे में बात करी जाती है। और एक नृत्य हम पढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें से एक बिलोंग करता है यूपी में, जो होता है कथक। ठीक है, बाकी जो 7 हैं वो शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं ये आपका होमवर्क है, आप उसको तैयार कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोक नृत्य की बात करें तो रासलीला होता है, नौटंकी होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी बहुत बड़े स्तर पे होता है और बहुत जगहों पर आप देखेंगे, इसलिए याद रखिएगा। एक रसिया होता है जो ब्रिज के क्षेत्र में होता है, चरकुला भी वहां पर ही होता है। चरकुला में क्या होता है, एक रथ होता है और उसमें 108 दिए लेकर महिलाएं डांस करती हैं। चरकुला, ख्याल नृत्य होता है, कजरी होता है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए उत्तर प्रदेश के डांस फॉर्म्स और लोक नृत्य, लोकगीत और कहाँ पर कौन से होते हैं, एरिया भी पता होना चाहिए, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? प्राचीन काल में हम उन्नाव को किस नाम से जानते थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसे बहुत से यूपी के जिले हैं जिनका प्राचीन नाम पूछा गया है, तो आप इसको जरूर तैयार करिएगा। ये सवाई गोदो जो है ये इसका नाम है। ठीक, अब आते हैं, अयोध्या में प्रतिवर्ष एक मेला आयोजित होता है जिसका नाम है रामायण मेला और इसकी शुरुआत वर्ष 1982 में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक ये कि रामायण मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? अयोध्या में। दूसरा, कब से शुरू हुआ? 1982 से। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो फ्रेम किया गया वो पूछा गया 1982 में, उस वक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे श्रीपति मिश्र। और इसमें आगे देखिए, ये 4 दिन चलता है, हर साल के दिसंबर में मनाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा मेला है, इसका मतलब कोई मेला होगा जो पहला सबसे बड़ा होगा और वो है कुंभ मेला। जो उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है।
ठीक है। दूसरे नंबर पे रामायण मेला। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेला हैं जो आपको याद होने चाहिए, और वो कहाँ पर होते हैं ये भी याद होना चाहिए। जैसे एक नौचंदी का मेला है, ये मेरठ में होता है। बटेश्वर मेला ये आगरा में होता है, और ये उत्तर प्रदेश में पशुओं के लिए सबसे बड़ा मेला होता है। फिर देवा शरीफ मेला बाराबंकी, बाराबंकी जो कि हम लोगों ने पिछले एक बार क्वेश्चन में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में मेथा ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो उसका आंसर भी बाराबंकी था, इसलिए बाराबंकी भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देवा शरीफ का मेला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के समय अधिनियम के अंतर्गत जोतेदार, ठीक है, जो टेन्योर होल्डर्स होते थे उनको मूल रूप से कितनी श्रेणियां निर्धारित की गई थी। देखिए, जमींदारी उन्मूलन की बात 1950 में क्यों करी जा रही है? क्योंकि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उसके पहले जमींदारी प्रथा थी, तो जो जिसमें बहुत सारी जमीनें जमींदारों के नाम हो गई थी, और वंशानुगतली वो लोग उन सारी जमीनों को अपने पास रख रहे थे। तो उसको जब देश आजाद हो गया तो जमीनों का जो क्या कहते हैं सही वितरण था वो सब तक सही पहुंचे, इसलिए ये सारे जमींदारी उन्मूलन के एक्ट लाए गए, जिसमें हमने क्या करा, जो जोतेदार थे उनको कितनी श्रेणी में डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर है 4। और जो श्रेणियां थी वो भी थी भूमिधर, सिरधर, और ये आदिवासी और असामी। और ये जो आदिवासी था ये 1994 में संशोधन द्वारा जो आदिवासी थे उनको सिरदर में कन्वर्ट कर दिया गया, सिरदार में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 भी पूछा जा सकता है, तो 3 श्रेणियां हो जाएंगी अगर हम ये मान लें कि जो आदिवासी हैं वो सिरदार में कन्वर्ट हो गए संशोधन के बाद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम में वर्ष 1972 में जब संशोधन किया गया तो उसमें पारिवारिक इकाई के लिए सिंचित भूमि की अधिकतम जोत सीमा कितनी सुनिश्चित कर दी गई? हर परिवार के लिए जो सिंचित भूमि थी उसकी एक जोत सीमा सुनिश्चित करी गई। वो जोत सीमा कितनी थी? तो वो थी 7.30 हेक्टेयर। और पारिवारिक इकाई में एक पति, एक पत्नी और 3 बच्चे, ये पारिवारिक इकाई होती थी इसमें। और असिंचित भूमि के लिए अधिक सीमा थी, सिंचित भूमि के लिए 7.30 हेक्टेयर, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजन आधिकारिक रूप से किस तिथि से प्रारंभ किया गया था? इसका मतलब कि आपको एक वो तिथि बतानी है जब मुख्यमंत्री आरोग्य मेला शुरू किया गया था, तो वो तिथि इसमें कौन सी है? वो है आपकी 2 फरवरी 2020। और ये प्रत्येक रविवार को लगाया जाता है। देखिए, प्रत्येक रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं, वहां पर ये मेला लगाया जाता है, जिसमें फ्री में टीकाकरण, फ्री में चेकअप्स, और जो गांव के लोग हैं उनके लिए ये सारी सुविधा दी जाती है ताकि वो जो प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं वो उन्हें मिल सकें। और ये इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2020 से शुरू हुआ था और अभी तक ये चलता आ रहा है, जिससे कि ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य जांच और परामर्श उपलब्ध हो। और ये फ्री होता है, और जो टीकाकरण होता है बच्चों का वो भी। तो ये सारी चीजें, ये सारी सुविधा दी जाती है, और ये हर रविवार को जो गांव के PHCs होते हैं वहां पर होता है, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा के अंतर्गत जिले में मानचित्र, फील्ड बुक्स, जिसको हम खसरा कहते हैं, के अनुरक्षण और उनमें होने वाले परिवर्तनों को दर्ज करने का दायित्व कलेक्टर पर निर्धारित होता है? अब देखिए, इसमें 2 चीजें समझिए। पहले तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का भू राजस्व अधिनियम 1901 है उसकी वो धारा बतानी है जिसमें खसरा और मानचित्र का अनुरक्षण होता है और उसमें परिवर्तन होता है। तो वो कौन सी धारा है? उसके बाद इसमें ये बताना है वो धारा का जो दायित्व है ये काम करने का, अनुरक्षण करने का, परिवर्तन को दर्ज करने का, ये काम कौन करता है? तो ये कलेक्टर करता है। एक क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और जो धारा है वो धारा 28 है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आ गए हम अपने
कंप्यूटर के पोर्शन में। ठीक, यूपी स्पेशल और यूपी स्पेशल में ही ग्राम विकास के टॉपिक को ऐड किया गया है, क्योंकि ग्राम विकास से भी आपको 5 क्वेश्चन मिलने हैं, तो उसे भी आपको देखना पड़ेगा। अब कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 15 नंबर का पेपर आपको मिलना है आपके लेखपाल में कंप्यूटर से, तो उसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब देखिए, इसमें साइबर सुरक्षा, हमने सिलेबस देखा है, सिलेबस में एक अलग से टॉपिक मेंशन किया गया साइबर सिक्योरिटी का, तो उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में उस मालवेयर का क्या कहा जाता है जिसका उपयोगकर्ता डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती मांगता है। कि जैसे वो मालवेयर आया आपके कंप्यूटर में, तो वो आपका डेटा जो है उसको इनक्रिप्ट कर देगा, उसको लॉक कर देगा, आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो फिरौती मांगता है, पैसे मांगते हैं। तो फिर जब आपको डिक्रिप्ट कराना है तो आपको उसको फिरौती देनी पड़ेगी, ये चीज कह रहा है। तो उस मालवेयर को क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं रैंसमवेयर। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए कई चीजों के नाम लिखे, स्पाईवेयर लिखा हुआ है, एडवेयर लिखा हुआ, वार्म लिखा हुआ। तो वार्म हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ये कैसा मालवेयर है? ये अपनी रेप्लिका बनाता है, अपने आप कई क्रिएट करने लगता है, रेप्लिका अपनी बनाने लगता है। उसके लिए उसको परमिशन की जरूरत नहीं होती, बिना परमिशन के कंप्यूटर की ये काम होता है। तो ये वार्म का काम है। अब एडवेयर क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, कभी कभार आप कोई साइट खोलते हैं तो उसमें एड्स आते हैं, कभी कभार आप खोलते हैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, तो उसमें ढेर सारे एड्स आते हैं, तो ये एडवेयर होते हैं। और स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर देखिए, यह एक जासूसी सॉफ्टवेयर, जैसे कि स्पाई और सॉफ्टवेयर, इसको आप मिलाएंगे तो ये स्पाईवेयर बन जाएगा। जासूसी सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइस पर छिपकर काम करता है, बैकग्राउंड में काम करता रहेगा, और जो उपयोग करता है, यूजर है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे कंप्यूटर में किसी ने स्पाईवेयर डाल दिया है। तो वो चीज है। अब ये एडवेयर क्या है? एडवर्टाइजमेंट और सॉफ्टवेयर। तो ये कैसा प्रोग्राम है जो आपकी डिवाइस पर पॉपअप विज्ञापन, जैसे आप कभी कभार गूगल पे कोई साइट खोलते हैं तो उस पर एड्स आने लगते हैं, तो वो सब एडवेयर होते हैं। ठीक, अब देखिए आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये भी टॉपिक आपके कंप्यूटर के सिलेबस में अलग से मेंशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो आपके सारे सिलेबस के टॉपिक टेस्ट में डे बाय डे कवर किए जा रहे हैं, तो आप इन प्रैक्टिस करते रहें। इससे आपके टॉपिक्स भी आपको पता चलेंगे कि क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उन्हें कैसे करना, उन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग में एज कंप्यूटिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? मतलब कि ये कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एज कंप्यूटिंग का यूज करना हमारे लिए लाभदायक है। तो क्यों लाभदायक है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग को डेटा स्रोत के करीब लाकर विलंबता, जिसको हम लेटेंसी कहते हैं, कम करता है। अब आप सोच रहे होंगे लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी जैसे कभी कभार होता है, आप देखिए कि आपने किसी को फोन किया और आपने यहाँ से हेलो बोला, वहां तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हेलो सुनाई देता है। अगर वो आधा सेकंड ले ले या 1 सेकंड ले ले तो थोड़ी देर बाद सुनाई देगा। तो ये जो विलंबता होती है इसी को हम लेटेंसी कहते हैं। तो जब हम एज कंप्यूटिंग का यूज करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो जो डेटा है वो सोर्स के पास ही रहेगा। तो जब सोर्स के पास डेटा है तो जो लेटेंसी है वो कम हो जाएगी। जैसे हमें डेटा मिला, तुरंत प्रोसेसिंग शुरू हो गई जैसे। तो ये चीज है। अब एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में यही डिफरेंस होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ कि डेटा क्लाउड पे जाता है, फिर क्लाउड पे जाके वहां प्रोसेस होता है, तो वहां पे लेटेंसी होगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है कि डेटा पहले क्लाउड पे भेजा गया, फिर वहां पे प्रोसेस हुआ, फिर उसका रिजल्ट आपको मिला। और एज कंप्यूटिंग में क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसी के पास में हमने एज पर क्या कहते हैं प्रोसेसिंग कर ली। तो जब यहीं पर प्रोसेसिंग होगी तो लेटेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास कहाँ किया गया? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो यूपी SSSC के ही एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये है आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय, जो कि USA में है। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ये भी आपके सिलेबस का ही टॉपिक है जिस पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसमें LLM का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बताना है आपको। जो चैट GPT जैसे मॉडलों
पर आधारित होता है। चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, जेमिनाई का नाम आपने सुना होगा, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल हैं। तो उसमें ये पूछ रहा है कि एआई में एलएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके पहले हम फुल फॉर्म के 3-4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक आपने पढ़ा है MIPS, एक आपने पढ़ा है URL, एक आपने पढ़ा है HTTP, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में देखे गए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं ताकि आप ये सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करें और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं ये भी आपको समझ में आए। तो यहाँ पर तो LLM का फुल फॉर्म हो जाएगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक। अब आप MIPS, URL और HTTP का फुल फॉर्म बताइए कमेंट में, जो कि आपको प्रीवियस टेस्ट में पढ़ाया जा चुका है। देखिए MIPS क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आप URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये 3 और आज एक, ये 4 फुल फॉर्म आप पिछले 4 प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, और इसमें क्या होता है, ये मॉडल विशाल मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित होता है, जिससे मानव जैसी भाषा को समझना और उत्पन्न करना आसान हो जाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है तो वो क्या कर रहे हैं, ढेर सारे लैंग्वेज को कलेक्ट करके एक डेटा दिया जा रहा है, जिससे मानव जैसी भाषा को समझा जा सके और उसी की जैसी भाषा को उत्पन्न किया जा सके, ये है, ठीक। अब आगे देखिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन को लाभित कर हेतु व्यक्तिगत जानकारी चुराने के उद्देश्य से भेजे गए धोखाधड़ी वाले ईमेल को क्या कहा जाता है। अब ये क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका साइबर सिक्योरिटी का ही है, ठीक है। इसमें भी ये पूछा गया है कि एक धोखाधड़ी का ईमेल भेजा जाता है, जो ईमेल क्या होता है, तो वो होता है स्पेयर फिशिंग, ठीक। स्पेयर फिशिंग क्या है, किसी विशिष्ट व्यक्ति, ये टारगेटेड लोग होते हैं जिनको ये ईमेल भेजे जाते हैं, या संगठन को लक्षित करके व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्पेयर फिशिंग, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं एक होता है स्पैमिंग। स्पैमिंग तो आपको अपने फोन पर ही दिखता होगा, जैसे कभी कभार कोई कॉल आती है तो उसके साथ लिखा रहता है स्पैम कॉल। तो स्पैमिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट पर अनचाहे धोखाधड़ी वाले संदेश को बार बार बड़ी संख्या में भेजना, जैसे आपको ईमेल स्पैम मैसेज ऐसे आते रहते हैं, तो वो सारी चीजें। अब देखिए विशिंग क्या होता है, विशिंग का मतलब हो गया कि ऐसा हमला है, इसमें देखिए क्या है, वॉइस है और फिशिंग है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, टेलीफोन से कॉल करके आपको कॉल आता है या वॉइस मैसेज आता है, जिसके माध्यम से बोला जाता है कि हमें आप अपने बैंक की डिटेल दीजिए, उसका पासवर्ड दीजिए, व्यक्तिगत डेटा दीजिए, OTP बताइए, ये सारी चीजें विशिंग में आती है, जिसमें आपको वीडियो कॉल आएगा या वॉइस मैसेज आएगा। और अगर आप इसको देखेंगे स्मिशिंग, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें SMS के थ्रू फिशिंग करी जा रही है। इसमें संदेह, जैसे बैंक का विवरण, पासपोर्ट, आपका OTP पूछ लेंगे। कभी कभार फोन आता है और बोलते हैं हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आप अपना OTP बता के अपना बैंक का KYC फिर से वेरीफाई कराइए। तो उसमें आपने OTP बता दिया, आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, तो इस तरह का विशिंग हो गया। अब ये SMS के थ्रू कर दिया गया तो स्मैशिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये आते हैं MS Excel के टॉपिक पे, ये भी कंप्यूटर का ही सिलेबस है, ठीक। MS Excel में इंडेक्स और मैच जो फंक्शन होता है, उसका संयुक्त उपयोग VLOOKUP की तुलना में अधिक लचीला क्यों माना गया है, ये आपको बताना है। कि दो फंक्शन हो रहे हैं, एक हो रहा है VLOOKUP, एक हो रहा है इंडेक्स प्लस मैच। तो इंडेक्स प्लस मैच की तुलना में जो VLOOKUP है वो कम लचीला है, तो ऐसा क्यों है, तो ये आपको बताना है। अब इसमें देखिए, यह लुकअप कॉलम की बाईं ओर स्थित डेटा को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो VLOOKUP है ये केवल बाएं से दाएं खोज सकते हैं। इसमें अगर आप VLOOKUP में जाएंगे तो सिर्फ बाएं से दाएं खोज सकते हैं, सिर्फ बाएं से दाएं एक ही डायरेक्शन चल सकता है। अब इंडेक्स और मैच में जाएंगे तो ये दोनों दिशा में चल सकता है, किसी भी दिशा में चल सकता है, बाएं से दाएं चले जाइए या दाएं से बाएं चले जाइए, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन है तो ये कम फ्लेक्सिबल है, यही आपसे पूछ रहा था इसमें, ठीक है। अब देखिए MS वर्ड का क्वेश्चन, ये भी आपका कंप्यूटर के सिलेबस का ही टॉपिक है। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर की
प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब जो ट्रैक चेंजेस फीचर है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि जितने भी सिलेबस के पार्ट्स हैं उन सब से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि कैसे करना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वर्ड में किए गए संपादन जिसको हम एडिटिंग बोलते हैं, ठीक, जैसे इंसर्शंस, डिलीशन, फॉर्मेटिंग, चेंजेस को रिकॉर्ड रखता है। अब आप समझिए इसमें ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक स्क्रिप्ट है जो 5 लोगों को मिलकर लिखनी है। मान लीजिए कोई मूवी है, उसकी एक स्क्रिप्ट है कि उसको 5 लोगों को लिखना है। तो ये 5 लोग जो है वो वर्ड पे ट्रैक चेंजेस का यूज करेंगे जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि किसी और ने क्या क्या एडिट किया है, क्या क्या चेंज किया है, क्या चीजें डिलीट की हैं, क्या चीजें नहीं की हैं। और अगर उसे वो रखना चाहते हैं वापस तो वो फिर से ला सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो उन्हें एक चीजें पता चल जाएंगी लाइन से। ये है ट्रैक चेंज। जब कई लोग एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो तो प्रत्येक संपादन एडिटिंग को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करके रख लेगा कि यहाँ पे ये डिलीट किया गया, यहाँ पे ये चेंज किया गया, यहाँ पे ये एडिट किया गया। तो जब कोई और उस फाइल को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, इसलिए ट्रैक चेंज होता है। अब देखिए MS एक्सेल का क्वेश्चन है ये। MS एक्सेल में यदि आपको एक साथ कई शर्तों के आधार पर सेल की संख्या गिननी हो तो किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें MS एक्सेल का क्वेश्चन उठाया गया है। जो क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि अगर सेल की संख्या को गिनना है, कई शर्तों पे आधारित सेल की संख्या को गिनना है तो कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए ये एक्सेल शीट है, इसमें सेल्स बने होते हैं इस तरह से, ठीक। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। अब जैसे 90, 80, 92, 93 यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, कोई भी किसी भी बच्चे का नाम ABCD। अब इसमें इन्होंने पूछ लिया कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं। तो 90 से ज्यादा कौन से हैं, तो 1, 2, 3। तो ये जो है इसको सेल काउंटिंग कहते हैं। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, काउंटिफ्स। और सिर्फ एक सेल को जब काउंट करते हैं, जबकि काउंटिफ केवल एक शर्त के लिए होता है। और इसमें कई शर्त हो गई कि पहले वो सारे बच्चे ढूंढने हैं, एक शर्त। फिर दूसरा ये कि कौन कौन 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स पाया, ये तो दोनों शर्तें हैं। तो कई शर्तों को एक साथ काम कराना होता है तो हम काउंटिफ कराते हैं। सेल की काउंटिंग भी हो गई। अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि 3 ऐसी सेल्स हैं जिसमें 90 से ज्यादा मार्क्स पाए बच्चों ने, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, ठीक। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में आपको 10 क्वेश्चन मिलने हैं 100 नंबर के मार्क्स में। तो रोज आपको 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखिए ये एक तालिका दी है जिसमें यहाँ पे आपको महीना दिया है, P द्वारा लिखे गए पृष्ठ पेज और Q द्वारा लिखे गए पृष्ठ पेज, कि Q ने कितने पेजेस लिखे हैं और P ने कितने लिखे हैं। और P और Q द्वारा 4 अलग अलग महीनों में लिखे गए पृष्ठ हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, हिंदी प्लस इंग्लिश ये पूरा है। और महीने कौन से हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसमें इन्होंने कितने पेजेस लिखे हैं ये चीज आपको दे दी गई है। अब इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा और क्वेश्चन पे जो भी क्वेश्चन में जो पूछा है उसे पढ़कर आपको आंसर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। अब ये कह रहा है मई और जून में P द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ, मई और अगस्त। अब जब आप मई और अगस्त की बात करेंगे, Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ, तो Q ने मई और अगस्त में जो पृष्ठ लिखे हैं का लगभग कितना प्रतिशत है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो पहले आप P का निकालिए, P ने मई और जून, ठीक है। P द्वारा मई और जून में लिखे गए कुल पृष्ठ, P द्वारा, तो ये हो गया आपका 240 प्लस 320, इसको जोड़िए, ये आपका आ जाएगा 560, ठीक है। 4 2 6 3 2 5।
फिर Q जो है वो मई तो है, पर उसके साथ में अगस्त का बताना है आपको। ये देखिए मई और अगस्त, ठीक। तो आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 340 प्लस 360, 60 और 40 100, 300 300 600, 600 और 1 ये 700। अब ये इसका कितना प्रतिशत है, अधिक है, ये आपको बताना है कितने प्रतिशत। तो ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है, इसका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 560, इसको आप भाग करिए 700 से, है ना, क्योंकि P की वैल्यू का प्रतिशत Q के साथ बताना है। तो P की वैल्यू कितनी है 560 और इसकी 700। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 7 8 56 0 80, ये आपका हो गया 80%, ठीक। ये आंसर हो गया ए, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके ये बताना था कि Q की जो वैल्यू है 700 उससे 560 P कितना प्रतिशत है, तो ये आपको निकालना था, ये आपने निकाला, ये आपका 80% आ गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई में Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 30% हिंदी में है। अब जुलाई कहाँ पे है, जुलाई में Q ने 280 पृष्ठ लिखे। अब ये पृष्ठ कैसे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, ये कुल पृष्ठ है, कुल पृष्ठों की संख्या है, ठीक है। और इसमें 30% जो है वो हिंदी है। Q द्वारा जुलाई में लिखे गए अंग्रेजी पृष्ठों की संख्या, अब अंग्रेजी आपको निकालना है। मान लीजिए कि जो 280 है वो 100% है, तो इसमें 30% अगर हिंदी हो गया है ना, 30% हिंदी, तो कितना बचा इंग्लिश के लिए, 100 में से 30 घटाएंगे 70%। इसका मतलब कि 280 में 70% जो पृष्ठ हैं वो कौन से हैं, वो है आपके अंग्रेजी के। तो आप डायरेक्ट 280 का 70% निकाल दीजिए। अब हम पहले 30% निकालें, फिर उसके बाद जो आए उसको 280 में से माइनस करें। इसकी जगह पे आप डायरेक्ट परसेंट में ही वो कर लीजिए वैल्यू। तो ये आपका आ जाएगा 7 8 56 के 6 5 आए, 7 दूनी 14 5 19, 196 1900 196, ये आपका आंसर हो जाएगा कि 196 ऐसे पृष्ठ हैं जो कि इंग्लिश में लिखे गए हैं, ठीक है। हिंदी का आपको पूछा नहीं है, खाली परसेंटेज दिया था, तो वो आपको निकालना नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सभी महीनों में P द्वारा लिखे गए पृष्ठों का औसत मूल्य क्या होगा। अब इसमें औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, औसत निकालने के लिए हमें औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल, यहाँ पे पृष्ठों की संख्या हो जाएगी, कुल पृष्ठ का औसत कितना है, ठीक है। तो ये आप बताना है, तो कुल पृष्ठों की का योग बटे महीने की संख्या, ठीक है। तो ये चीज आप देखेंगे। अब इसको औसत निकालिए, ये आपका आ जाएगा, ये पृष्ठों की संख्या है, लिखे गए पृष्ठ हैं, तो औसत में आपको क्या बताना पड़ेगा, औसत पृष्ठों की संख्या ये आपको बताना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका P द्वारा, तो ये P के सारे पृष्ठों की संख्या हो गई 240 प्लस 320 प्लस 420 प्लस 220। इसको आप 1 2 3 4 4 महीने हैं तो 4 से भाग कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 0, यहाँ आ गया 2 2 4 2 6 6 4 10 के 0, 1 आ गए, 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 2 12 1200, इसको भी 4 से भाग करना है, ये आ जाएगा आपका 4 3 12 00 300, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, ये कह रहा है सभी महीनों में P द्वारा लिखे गए पृष्ठों का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है, मूल्य नहीं, औसत क्या है। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पृष्ठों की संख्या को ऐड करना पड़ेगा, और जितने महीने हैं 4 महीनों में है तो
तो इनको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो जब आप करेंगे तो आपका आंसर 300 आ जाएगा औसत पृष्ठ। पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ कितने हो गए? 300। अब देखिए मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच अनुपात कितना है। यहाँ पे आपको अनुपात बताना है। तो इसका मतलब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि मई महीने में पी और क्यू द्वारा लिखे गए पृष्ठ कितने हो गए। अब देखिए मई में अगर आप बात करेंगे तो 240 प्लस 340 ये मई महीना है। तो आप इसको देखिए ये कितना हो गया 4 4 8, यहाँ 0 3 2 5, 580 पेज लिखे गए। फिर मई के बाद आपसे जुलाई का पूछ रहा है। जुलाई में अगर आप जाएंगे तो P प्लस Q आप देखेंगे तो ये 420 प्लस 280 ये आपका हो गया 8 2 10, यहाँ 100 4 2 6 700। ठीक है। और अब इनसे बोल रहा है कि इन दोनों में जो कुल पृष्ठों की संख्या उनका अनुपात बताइए। तो अनुपात आपको निकालना है। अनुपात ये आपका हो जाएगा 580, इसको आप 700 से भाग करिए, ये कट गया। अब अगर इसको आप काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 से 35 दूना 70 और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 29, 2 दूनी 4, एक इधर गया 19। ये आपका आ गया अनुपात 29 अनुपाते रेशियो 35। ये आपका रेशियो हो गया कि P और Q का मई और जून में अगर आप देखेंगे तो रेशियो आपको 29 अनुपाते 35। ठीक। अब ये आज का डेटा इंटरप्रिटेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है जून में P द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत Q की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है। अब यहाँ पे प्रतिशत आपको वृद्धि बतानी है। सेम देखिए समान महीने का मतलब क्या हुआ कि जून की ही बात चल रही है। जून में P ने कितने पृष्ठ लिखे और Q ने कितने पृष्ठ लिखे, पहले तो ये देखना है। उसके बाद इनका रेशियो, इनका प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो आप देखिए जून का महीना है, P ने कितना लिखा है 320, Q ने कितना लिखा है 234। ठीक है। अब इन दोनों का पहले आपको प्रतिशत वृद्धि चाहिए तो आपको क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे हो गया 11, ये 3 8 86। ठीक है। 86 का अंतर है दोनों में। और वृद्धि देखनी है तो हमें Q से देखनी है और इसको आप 100 से भाग कर दें। ठीक है। अब इसको आप कट करेंगे 2 से तो 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 2 सत्ते 14, ये चला जाएगा 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। ठीक है। अब ये आ गया 43 गुणे 100 बटे 117। तो इसको आप करेंगे तो ये किसी से भी कटेगा नहीं। तो 43 100 को 117 से भाग करिए। अब इसको आप 3 बार ले जाइए, 3 सत्ते 21, 2 आ गए, 3 निकलने 3 2 5, 3 निकलने 3। ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21 के 1 हासिल आ गई 2, 3 निकलने 3 2 5, 3 निकलने 3। ठीक है। 10 में से 1 गई 9 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ 5 है तो 7 5 12 होता है, यहाँ 7 आ गया। ठीक 79। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये चला जाएगा 6 बार। आप देखिए 6 सत्ते 42 के 2, यहाँ पे आप 4 रख लीजिए, 6 करने 6, 6 4 10। ठीक है। अब आपका आ गया 6 करने 6, ठीक है, 6 करने 6 और 4 10, 1 आया, 6 करने 6 7, ये आ गया 702 और ये 790 है। इसको माइनस करिए, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 2 गई 8 और यहाँ पे आपका हो गया 8 में से 0 गई 8, 88। फिर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है। अब ये इसके बाद यहाँ 0 बढ़ाया, ये 7 टाइम्स जाएगा। 7 बार इसको कट करके देखिए कितना आता है। 7 सत्ता 49 के 9, यहाँ पे 4 आ गया कैरी। फिर 7 करने 7, 3 10 11, 1 आ गया, 7 करने 7 1 8। ठीक। तो ये 36.7 आ रहा है। अब ऐसे ऑप्शन में देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है जो 36 है,
तो ये आपका सीधे आंसर हो जाएगा 36.75। अब यहाँ कैलकुलेशन से आप थोड़ा बच के, क्योंकि कभी कभार ऐसी कैलकुलेशन आएगी कि पॉइंट के बाद भी कई नंबर तक देखना पड़ता है और वो पूरे नहीं कटते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 36 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है एक ऑप्शन के अलावा, तो सीधे सीधे हम इसी को आंसर लगा देंगे। ठीक है, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन समझ में भी आएगा आंसर कि कैसे लगाना है। ठीक है, ये भी ट्रिक सीखनी है आपको कि कम टाइम में हम आंसर तक कैसे पहुंचे। ऐसा होगा कभी कभार कि ऑप्शन से लिमिट हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे ये आपका 36 आ गया, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है 36, तो सीधे सीधे ए आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी इतनी ही है और यहाँ पर आपके सारे 50 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के हैं वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।